नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिकोपुर जमीन सौदा मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री प्रोक्यूटेशन कंप्लेन यानी कि चार्जशीट दायर की है और पूरा मामला शिकोहपुर गांव में 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है। उसमें भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आरोप यह भी है कि वाड्रा ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से शिकोपुर गांव की जमीन पर व्यावसायिक लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। वहीं इस मामले में ईडी ने 36 करोड़ की 43 प्रॉपर्टी अटैच कर ली। ईडी की तरफ से दायर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में एक अहम कदम है। ये चार्जशीट जांच के दौरान सामने आए नए सबूतों, फैक्ट्स पर आधारित है, जो इस मामले को और भी मजबूत करता है। इससे पहले की गई जांच में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपी से कई बार पूछताछ की जा चुकी है और साथ ही ईडी की जांच का मुख्य केंद्र डीएलएफ, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और ओकारेश्वर प्रॉपर्टीज के बीच में हुए कथित वित्तीय लेन देन है, जहां पर एजेंसी ने इन लेन देन में अनियमितताओं और संदिग्ध गतिविधियों का दावा किया है। ईडी का यह भी कहना है कि इस सौदे में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की गई है। वहीं शिकोपुर भूमि सौदा मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी संस्थाओं से जुड़ी 36 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत की 43 संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। हिसार में दलित युवक गणेश वाल्मीकि की हत्या के मामले में वीरवार को देर रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मृतक के परिजनों ने मुलाकात की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और भवानी खेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। मृतक के पिता विक्रम, चाचा दिनेश और अन्य शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने 5 मांगे रखी, जिन्हें सरकार ने मान लिया है। सरकार ने मृतक के भाई को नौकरी देने, पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठन करना और एफआईआर दर्ज करने की मांगों पर सहमति दी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी दी कि पीड़ित परिवार की सभी मांगें मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद में परिवार संतुष्ट हुआ है और शुक्रवार को गणेश का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गया है। दुखदाई, हृदय को पीड़ा देने वाली, पूरे समाज के अंदर एक बहुत ही दुख का माहौल था। 7 तारीख की रात को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक निर्दोष नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत लंबी उसके लिए संघर्ष हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, परंतु आज मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, आभारी हूं। कृष्ण बेदी जी ने जो हमारी 5 मांगे थी, वो मेन बात तो जी एफआईआर थी। सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग से लेके अब तक चल रही थी, वो हमारी पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है। और सुबह 10 बजे हमारे इजहार के अंदर मेरे बच्चे का दाह संस्कार पे भी आएंगे। सुबह 10 बजे सारा समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की सभी को आना है। क्या मतलब आप अब संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ जी। बहुत अच्छा काम किया जी, जो कई दिनों से नहीं हो रहा था। जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ जी। बाकी तो हमारी जो 5 मांगे थी वो सभी मंजूर करवा दी गई है। मैं कृष्ण बेदी जी का, कपूर वाल्मीकि जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रखा। आपकी मांग एफआईआर दर्ज करने की थी, मुख्य मांग, तो वो मान ली गई है? मान ली गई जी, हमारी 5 मांगे मान ली गई है। और कल का जो रहेगा संस्कार का, उसमें भी हम आश्वासन दिलाते हैं कि किसी प्रकार का कोई उपद्रवी उसके अंदर नहीं आएगा। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार 500 का गैस सिलेंडर के लिए आवेदन करने से कतरा रहे हैं और यही वजह है कि करीब 1 साल बाद भी 46 लाख में से सिर्फ 17.5 लाख बीपीएल परिवारों ने इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की कम गिनती ने सरकार को और भी चौंका दिया है। सरकार को शक है कि सरकारी स्कीमों के चक्कर में खुद को बीपीएल बताने वाले जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं
और इसकी वजह यह भी है कि सस्ता सिलेंडर देने से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अपने स्तर पर इनकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ऐसे में फर्जी बीपीएल परिवारों को जांच में फंसने का डर है। तो हमने इसके ब्लॉक स्तर पर भी, गांव में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जगह जगह कैंप लगाए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को बताया गया है कि आकर रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसका जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है गरीबों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर में, इसमें इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए और भी अगर हमें कैंप लगाने पड़ेंगे या और लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो करेंगे। जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, परंतु जो कार्ड धारक है वो आखिर कतरा क्यों रहे हैं? 17.5 लाख मात्र कार्ड धारकों ने अभी तक जो है वो आवेदन किया है, 42 लाख थे। इसमें जो है हमने आपको बताया कि जो कैंप हमने लगाए इसलिए लगाए कि जिन लोगों को नहीं पता है कि इस योजना के बारे में उनको पता लगे। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का 91वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में जुलाना के नंदगढ़ गांव में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव पर चल रही हैं और पूरे पंडाल को भगवा रंग से सजा दिया गया है। रैली स्थल पर 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। पहले स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीर लगाई गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसका भी पूरा ख्याल आयोजकों ने रखा है। पंडाल में बिछाई गई कुर्सियों के दोनों तरफ कूलर की भी व्यवस्था की गई है। कैथल के चंदाना गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पूरा मामला कैथल से है, जहां पर एक नाबालिग बेटे ने दिव्यांग मां को 4 दिन घर में बंद करके गेट पर ताला लगाया हुआ है। भूख प्यास से तड़प रही महिला लोगों से रोटी पानी की गुहार लगाती रही। 9 दिन उसे खाना भी नहीं दिया गया। पड़ोसियों ने डायल 112 कॉल पर पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पहुंची तितरम पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर महिला को रेस्क्यू किया है। इस दौरान महिला नैना देवी बेहोश हो गई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पड़ोसियों ने बताया कि महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और वह अपनी सास से अलग रहती है। उसका 17 साल का बेटा है जो 1-2 दिन में रात को घर आता है, उसकी पिटाई करता है, घर में रखा खाने पीने का सामान गिरा देता है। पड़ोसी ने बताया कि कांपती आवाज में पीड़ित महिला बोली कि रोटी मांगने पर पीटता है बेटा। साथ ही महिला में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची है। उसकी आंखों में आंसू थे, गला सूखा हुआ था। सर, हमें सूचना मिली है एक लेडीज है ना, वाइफ ऑफ कपिल, एक उसका 2 लड़के हैं, दोनों नाबालिग है। एक लड़का उसका 12-13 साल का, जो उसको अंदर रोक के ताला लगा के और चला गया था। कैसे हालात देखने को मिले? इसी बीमार बता रहे थे सारे पड़ोसी, कई दिनों से, कई 6 महीने से बीमार चल रही है और उसका पता एक्सीडेंट में गुजर गया था। कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है जी, एम्बुलेंस बुलाई है, इसका लड़का आ गया है, इसको एडमिट कराएंगे इलाज के लिए पीजीआई अपने कैथल भेजेंगे। नाबालिग है जी। परिजन आया तो परिजनों से कुछ बात हुई है? कैसी है इसकी? इसका लड़का समझ में इसकी सासू ही अलग रह रही है, ठीक है। इसको बोलिए दोनों टाइम संभाले करे करो, या कि मेरा लड़का मेरे पास, मेरा दिमाग में रोटी रोटी पहुंचा दी दोनों टाइम में लड़का। फरीदाबाद के तिलपत गांव के मंदिर में उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक ने पुजारी को गालियां दी हैं। इससे नाराज होकर पुजारी ने गुस्से में आकर लाठी से उसकी पिटाई कर दी और ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही मंदिर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, युवक को मंदिर से बाहर निकाल दिया, साथ ही उसे दोबारा से मंदिर न आने की चेतावनी दी है। बताया गया कि युवक अक्सर मंदिर आता था और
और प्रवासी है। टिगांव थाना क्षेत्र में मंझावली पुल के पास में यमुना नदी में गुरुवार दोपहर एक महिला का शव बहता हुआ देखा गया। यह शव सबसे पहले खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूचना मिलते ही टिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शव वहां पर नहीं मिला। थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि मंझावली पुल थाने से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक शव नदी की तेज धार से बहकर आगे निकल गया था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र और लगभग 2 किलोमीटर तक नदी किनारे तलाशी ली है, लेकिन शव कहीं नहीं मिला। पुलिस को आशंका है कि शव बहते हुए शायसा थाना क्षेत्र में चला गया होगा और इस संबंध में शायसा थाना पुलिस को भी सूचना दे दी गई। अगर वहां पर शव मिलता है तो उसे निकालकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में अब गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने प्रदेश के स्कूल मुखियाओं को पत्र लिखना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गीता के श्लोक भी जरूरी हैं। रेवाड़ी में शिक्षक और विद्यार्थियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इससे न केवल बच्चों में आध्यात्मिकता की भावना बढ़ेगी, बल्कि वे जीवन जीने का तरीका भी सीखेंगे। अब स्कूलों में बच्चों द्वारा प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे। नहीं, ये विभाग द्वारा लेटर आया है कि सभी स्कूलों में प्रार्थना के वक्त ना तो ये संस्कृत को भी बढ़ावा देना, अपनी जो मातृभाषा है हमारी, और सभी बच्चों में इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। परिवार में भी जिस तरह से अब परिवार जो अब एकल परिवार होते जा रहे हैं, शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर बच्चों के अच्छे विकास हेतु प्रयास किए जाते हैं। गीता सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हमारी मार्गदर्शक है। संविधान और गीता मुझे लगता है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। गीता के श्लोक बच्चों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाएंगे। गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसा कि हमें विभागीय आदेश आया है कि आज से हम प्रेयर में बच्चों को गीता के बारे में बताएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है। ये जो गीता जब लिखी गई थी तो ये श्री कृष्ण जी ने पूरे 45 मिनट का उपदेश। तो भगवत गीता में जीवन में जीने की कला सिखाती है और कल से प्रार्थना में भगवत गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमें जीवन में अच्छी बात सीखने का मौका मिलेगा और भगवत गीता के बारे में हमें सबको जानने का मौका मिलेगा। सर, गीता का श्लोक बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम रोज अपने प्रेयर में गाएं और ये हमें जीवन की प्रेरणाओं को बताता है, हमें जीवन कैसे जीना है और बहुत ही अच्छी बातें कही गई श्री कृष्ण द्वारा। हमें ये प्रेयर में हमेशा गानी चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो एक आदेश जारी हुआ है कि प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक बोले जाएं रोजाना, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस बात पर कि गीता के श्लोक अभी नहीं बल्कि हमेशा बोले जाने चाहिए, अपने पाठ्यक्रम में भी होने चाहिए, क्योंकि जैसे संविधान हमारे सर हमारे स्कूल में गीता का श्लोक डेली मतलब प्रार्थना में रोजाना करवाया जाता है और गीता का श्लोक सर हमारे जो देखो, इससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि भगवत गीता एक्चुअल में कहती क्या है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर सिरसा से है, जहां पर गुड़ियाखेड़ा ग्राम पंचायत ने गांव के बेरोजगारों विद्यार्थियों के लिए सराहनीय पहल करते हुए ई लाइब्रेरी की 2 जगहों पर स्थापना की है। एक लाइब्रेरी तो गांव के ग्राम पंचायत भवन परिसर में एक बड़े हॉल में खोली गई है, जो कि अब गांव के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारियों का एक बेहतरीन केंद्र बन चुकी है। वहीं दूसरी ई लाइब्रेरी गांव में खोली गई है, जिसके गांव के सैकड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने में यहां पर जुटे हैं। गांव के युवा लाइब्रेरी में कप्तान मीनू बेनीवाल टीम की भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और गांव में चल रही दोनों ई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें कंप्यूटर, किताबें, वाटर कूलर, फर्नीचर, सीसीटीवी, एसी और वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल है। अभी मैंने 2 महीने पहले इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है मेरे एसपी के एग्जाम के लिए। तो मैंने यहाँ पे पाया, मैंने अलग अलग लाइब्रेरीज विजिट की है, जैसे एससी जोशी लाइब्रेरी भी विजिट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं सीकर भी रहा हूँ, मैंने अलग अलग अच्छे से शहरों में लाइब्रेरी गया हूँ। बट इतना स्पेशियस लाइब्रेरी, इतना अच्छा लाइब्रेरी, एयर कंडीशन, और इसके अलावा मैं मैनेजमेंट टीम और इस लाइब्रेरी के बनाने वाले पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलाई जाती है। यहाँ पे इंटरनेट की जो सुविधा है वो कंटिन्यूसली चलाई जाती है और न्यूज़पेपर की सुविधा भी है। इसके अलावा अच्छी अच्छी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा किताबें तो हर एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय में भी होती है, बट यहाँ की जो टीम है वो हर एग्जाम के ओरिएंटेड है। लगभग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी गुड़ियाखेड़ा में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रही हूँ और स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं। यहाँ पर हमें भिन्न सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए बुक्स मिल जाती हैं और हम अपने अपने करियर के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे कोई भी
किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। ये बिल्कुल निःशुल्क लाइब्रेरी है। बारडा में किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और साथ ही अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही धरने में बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और इस आंदोलन को और मजबूती मिली है जब युवा किसान नेता रवि आजाद भी मौके पर पहुंचे और साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चरखी दादरी जिले के बारडा में एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जो 2023 का खरीफ का बीमा क्लेम है, 150 करोड़ का घोटाला है चरखी दादरी जिले का और लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला है भिवानी जिले का। भिवानी के लोहारू में कल 16 तारीख से दिन रात का पड़ाव एसडीएम कार्यालय में किसानों ने डाल दिया है और आज 17 जुलाई से बारडा में अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हरपाल भांडवा जी हैं और मेरे बाईं तरफ किसान सभा के जिला प्रधान रणधीर कुंगड़ जी हैं। अभी आज धरना शुरू हुआ है। एक अनिश्चितकाल धरना है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना जारी रहेगा। और मैं 24 तारीख को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो जिम्मेदार हैं, मैं दोनों एमएलए से गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए से बात, सीएम से बात कर और हमारी मांगों को पूरा करवाए। 24 तारीख से पहले हमारे बीमा कंपनी से खातों में किसानों के मुआवजा डलवाए, वरना तो हम अपनी रणनीति बना के उसका जो अगला कदम हमारी कमेटी करेगी। एमएलए को खुद धरने दे रहे पड़े हैं, लेकिन वो अपनी सुविधा के लिए दे रहा है, लेकिन किसान की सुविधा के लिए नहीं दे रहे। वो किसान की सुविधा के लिए दे रहा है तो यहाँ हमारे बीच में आओ, ये क्या हुआ है उसका। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण विभाग की विधानसभा की कमेटी दौरा करेगी। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी बनेगी और इस कमेटी के सदस्य फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया भी हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया कई स्थानों से कमेटी के सामने क्षेत्र में जलभराव समेत तमाम मुद्दों को रख चुके हैं। साथ ही आदमपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शुक्रवार 18 जुलाई को 11 बजे यहां पर प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होगी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।